नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 8वां वेतन आयोग। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में है। क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज सच में डबल होने वाली है? देखिए, अफवाहों का बाजार तो गर्म है। कोई कह रहा है सैलरी 2 गुनी होगी, तो कोई कह रहा है तिगुनी। तो चलिए आज सच और कल्पना के बीच का पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि असलियत में होने क्या वाला है। चाहे वो डिफेंस में काम करने वाले हों या स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक, हर कोई सैलरी में एक बड़ी छलांग की उम्मीद कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। सच्चाई में कई परतें हैं। इन बदलावों की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस पावरफुल बॉडी को समझना होगा जो ये सारी सिफारिशें करती है, यानी कि वेतन आयोग। इसका सीधा सा काम ये पक्का करना है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन देश में बढ़ती महंगाई से पीछे न रह जाए। वैसे ये कोई नई चीज नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और 1986 से तो ये लगभग हर 10 साल में आने वाली एक परंपरा ही बन गई है। 8वें वेतन आयोग को बनाने की तैयारी तो शुरू भी हो चुकी है और उम्मीद है कि इसकी फाइनल रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आ जाएगी। और इसका असर किसी छोटे मोटे ग्रुप पर नहीं, बल्कि करीब-करीब 1.2 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। इसमें नौकरी करने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों ही शामिल हैं। अब आते हैं उस जादुई नंबर पर जो ये तय करता है कि सैलरी आखिर बढ़ेगी कितनी, और वो है फिटमेंट फैक्टर। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये वो नंबर है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी बनाई जाती है। पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फैक्टर इस्तेमाल हुआ था। इससे हुआ ये कि बेसिक सैलरी करीब-करीब 2.5 गुना बढ़ गई थी। तो असली सवाल ये है कि इस बार क्या होगा, और इसे लेकर बाजार में कई तरह के अनुमान चल रहे हैं। एक तरफ कर्मचारी यूनियन ज्यादा बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट सरकार की आर्थिक हालत को देखते हुए काफी संभल कर अनुमान लगा रही हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। फिटमेंट फैक्टर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूरी की पूरी सैलरी को इससे गुणा कर दिया जाएगा, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर एक मौजूदा सैलरी स्लिप देखिए। इसमें जो महंगाई भत्ता है, यानी डियरनेस अलाउंस या डीए, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये वो रकम है जो पिछले 10 सालों में धीरे धीरे जमा हुई है। और यहीं पर सैलरी बढ़ने का सबसे ज़रूरी लेकिन सबसे कम समझा जाने वाला हिस्सा आता है। ये जो पूरा का पूरा 58% डीए है, ये नई बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है और डीए का मीटर वापस 0 पर आ जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नई बेसिक सैलरी तो काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन डीए की शुरुआत 0 से होती है और एचआरए जैसे दूसरे भत्ते भी इसी नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होते हैं। तो जब हम पहले और बाद की सैलरी की तुलना करते हैं तो साफ है कि बढ़ोतरी तो अच्छी खासी है, लेकिन ये उस अफवाह को पूरी तरह से गलत साबित करती है कि इन हैंड सैलरी सीधी डबल हो जाएगी। तो ये सब अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए असल में कैसा दिखेगा? आइए अलग अलग पे लेवल पर इसका असर देखते हैं। चाहे कोई एंट्री लेवल पद पर हो या किसी सीनियर भूमिका में, सैलरी में बढ़ोतरी हर लेवल पर महसूस होगी। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ऊंचे लेवल्स पर तो सैलरी हर महीने 1 लाख का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। ये स्लाइड दिखाती है कि इन पे लेवल्स में कौन कौन सी लोकप्रिय नौकरियां आती हैं, जिन्हें अक्सर एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवार अपना लक्ष्य बनाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इतिहास बताता है कि राज्य सरकारें भी कुछ समय बाद इन्हीं सिफारिशों को अपना लेती हैं। आखिरकार ये समय समय पर होने वाले बदलाव सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है, ताकि सरकारी सेवा में देश की सबसे अच्छी प्रतिभा आए और टिकी रहे। लेकिन सैलरी में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी, ये सब एक ही चीज पर निर्भर करता है, देश का बजट। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि देश का राजकोषीय घाटा आखिर है क्या, और ये किसी की सैलरी को कैसे प्रभावित करता है।